मोबाइल फ़ोन का रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें मोबाइल फ़ोन को खोलना होता है। मेरे पास अभी दो मोबाइल फ़ोन अब यहाँ पे देख रहे हो। तो दोनों मोबाइल को खोल के और इस मोबाइल के अंदर कितने पार्ट होते हैं, सभी पार्ट का नाम क्या होता है, सभी पार्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो पार्ट ख़राब हो जाने से इस मोबाइल में किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पहला लेसन है, फर्स्ट क्लास है, जिसमें आपको मैं मोबाइल फ़ोन के जितने भी पार्ट होते हैं उसका इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो एक मोबाइल फ़ोन को खोलने के लिए हमें कुछ टूल का ज़रूरत होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ टूल यहाँ पे रखा हुआ है। जो 3 टूल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तीनों टूलों को ओपनर बोला जाता है। ये डिफरेंट टाइप के ओपनर्स है जो मोबाइल का हाउसिंग को खोलने के लिए, जो ये पार्ट आप देख रहे हो इसको हाउसिंग बोला जाता है। तो इसको खोलने के लिए इस तरह का टूल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो टूल है इसे ट्वीज़र बोला जाता है, जिसे हम मोबाइल के डिफरेंट कनेक्टर को खोलने के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है। इस तरह के स्क्रू ड्राइवर मोबाइल को खोलने के लिए यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा करके 90% से ज़्यादा जो मोबाइल होते हैं इस तरह के स्क्रू ड्राइवर से खुल जाते हैं। तो चलिए मोबाइल को खोलते हैं और इसके अंदर के जितने भी पार्ट होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो मोबाइल को खोलने के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दो तरह के मोबाइल मेरे पास है। एक ये जो मोबाइल है वो MI कंपनी का है, दूसरा मोबाइल जो है वो कलर्स का है। तो मोबाइल का जो ये बाहर का पार्ट जो हम देख पा रहे हैं, ये जो प्लास्टिक जैसा पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, किसी में मेटालिक पार्ट होता है, किसी में प्लास्टिक टाइप का पार्ट होता है। तो बाहर से देखने वाला ये जो पार्ट है इसको हाउसिंग बोला जाता है। मोबाइल का इस बाहर से देखने वाला पार्ट को हम हाउसिंग बोलते हैं। और एक हाउसिंग के 3 सेक्शन हो सकते हैं, एक फ्रंट साइड, एक मिडल साइड और एक बैक साइड। मतलब ये जो आगे का पार्ट है, हाउसिंग का आगे के पार्ट, जिसमें ये ऊपर जो आप शीशे की तरह देख रहे हो इसे टच स्क्रीन बोला जाता है। और टच स्क्रीन के भीतर जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो वो होता है डिस्प्ले। तो जब हम मोबाइल को इस तरह से ऑन करते हैं तो हमें डिस्प्ले में दिखाई देता है, और जब हमें कुछ फंक्शन करना होता है तो अब हम टच स्क्रीन का यूज़ इस तरह से करते हैं। तो मोबाइल को चलाने के लिए हमें टच का ज़रूरत होता है, और मोबाइल के अंदर का जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको देखने के लिए हमें डिस्प्ले का ज़रूरत होता है। तो जो टच स्क्रीन और जो डिस्प्ले होता है वो मोबाइल का जो फ्रंट हाउसिंग होता है उसमें अटैच किया गया होता है। और इसके पीछे का साइड में, जैसे आगे का साइड में डिस्प्ले टच हो गया, और इसका पीछे का साइड में क्या होता है, मोबाइल के अंदर का जो बोर्ड होता है वो रखा गया होता है। तो इसका जो बोर्ड है उसको देखने के लिए मोबाइल को हमें खोलना होगा। तो इसको खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो बोर्ड है वो फ्रंट हाउसिंग में किस तरह से लगा हुआ है। तो ये जो फ़ोन आप देख रहे हो, इसमें जो पीछे का पार्ट है और जो बीच का पार्ट होता है वो एक ही में रखा गया है। तो इस तरह का जो फ़ोन है, वो अभी लेटेस्ट फ़ोन जितने भी आते हैं उसमें इस तरह का फ़ोन या इसी तरह का जो हाउसिंग का सिस्टम है वो लगा होता है। लेकिन एक जो ट्रेडिशनल फ़ोन होता है या जो नॉर्मल फ़ोन होता है उसमें एक हाउसिंग में 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक फ्रंट, सेम टू सेम हो गया, डिस्प्ले और टच जिसमें बैठता है वो हो गया फ्रंट हाउसिंग। दूसरा हो गया मिडिल हाउसिंग। मतलब मिडिल हाउसिंग क्या करता है, जो बोर्ड, इसके अंदर जो बोर्ड होता है उसको कवर करने के लिए और कुछ पार्टों को मिडिल हाउसिंग में रखा गया होता है, जैसे एंटीना, रिंगर, इस तरह के जो पार्ट होते हैं वो मिडिल हाउसिंग में अटैच किया गया होता है। उसके बाद बैक हाउसिंग, जैसे ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे बैक हाउसिंग बोला जाता है। तो चलिए इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पार्ट बैक हाउसिंग है, कौन सा मिडिल हाउसिंग है और कौन सा फ्रंट हाउसिंग है। तो मोबाइल को खोलने के लिए इसका खोलने का पॉइंट को हमें ढूंढना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक पॉइंट बना हुआ है। तो इस पॉइंट को जब हम इस तरह से बाहर करेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। तो ये जो हाउसिंग निकला है इसे हम बोलेंगे बैक हाउसिंग। तो इस हाउसिंग के आप देख रहे हो, इस हाउसिंग में हमें ज़रूरत होने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। इस हाउसिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, ये जो इंटरमीडिएट हाउसिंग है और ये जो बैटरी है उसको कवर करके मोबाइल को एक अच्छा लुक देना। तो इसको बोलेंगे बैक हाउसिंग। इसमें फॉल्ट आने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। आप देख सकते हो इसमें फॉल्ट आने वाला या ख़राब होने वाला मोबाइल का कोई भी पार्ट नहीं है। अगर हमारा मोबाइल का ये जो पार्ट है वो अगर ज़्यादा पुराना हो जाता है या गिर के टूट जाता है या मतलब कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है तभी हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज़ इसको चेंज करना उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो इस हाउसिंग के बाद जो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट हाउसिंग या जो सेकेंड हाउसिंग, मिडिल हाउसिंग। तो इस मिडिल हाउसिंग में हमें ज़रूरत होने वाला बहुत सारे पार्ट को लगाया गया होता है। और ये जो हाउसिंग है वो
और ये जो हाउसिंग है वो बोर्ड को कवर करने का काम भी करता है। इसके नीचे बोर्ड लगा होता है मोबाइल का, जिसको कवर करने के लिए इंटरमीडिएट हाउसिंग का यूज़ किया गया होता है। तो इसको खोलने के लिए हमें इसके जितने भी स्क्रू होते हैं वो सभी को खोलना होता है। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे स्क्रू यहाँ पे लगे हुए थे, जितने भी होल आप देख पा रहे हो सभी में स्क्रू थे। तो सभी स्क्रू को मैंने निकाल लिया है, जिससे वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा आसानी हो और आपको समझाने में भी थोड़ा आसानी हो, टाइम ज़ाया ना हो। तो सभी स्क्रू को मैंने निकाल लिया है। स्क्रू को खोलने के लिए आप इस तरह का स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके इसको बहुत ही आसानी से खोल सकते हो। ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली काम नहीं है। तो स्क्रू को खोलने के बाद अब हमें क्या करना होता है, ये जो हाउसिंग है उसको बाहर करना होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बाहर करना होता है। तो इसको बाहर करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लॉक बने होते हैं। तो इस लॉक को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह का ओपनर टूल यूज़ करना होगा। तो आपको जो भी टूल सूटेबल लगे उस ओपनर टूल का यूज़ आप कर सकते हो। आपके पास जितना ज़्यादा ओपनर टूल हो उतना बेहतर होता है, क्योंकि डिफरेंट ओपनर टूल डिफरेंट सेट में यूज़ होते हैं। एक ही ओपनर टूल से आप सभी सेट को नहीं खोल सकते, या अगर खोलना चाहो तो उसमें दिक्कत होती है, या वो जो सेट है उसमें डैमेज होने का चांसेस भी रहता है। तो चलिए मैं इस प्लास्टिक का ओपनर टूल है इसका यूज़ करके इस शीट को खोलने के ट्राई करता हूँ। तो प्लास्टिक का ओपनर टूल यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, आपका जो हाउसिंग है उसमें स्क्रैच नहीं आएगा। मेटालिक ओपनर टूल से इसे स्क्रैच आने का थोड़ा सा चांस रहता है, लेकिन इसका जो ब्लेड आप देख रहे हो इसका जो थिकनेस है वो कम होता है, जो आसानी से दोनों जो हाउसिंग होते हैं फ्रंट और मिडल उसके बीच में घुस जाता है और खोलने में भी हेल्प करता है। लेकिन हम इस तरह के ओपनर टूल का यूज़ करके भी हम हाउसिंग को डिसेंबल कर सकते हैं। तो इसको डिसेंबल करने के लिए हमें कहीं पे एक थोड़ा सा गैप बनाना होगा दोनों हाउसिंग के बीच में, और गैप बनाने के बाद इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की तरफ या हाउसिंग को ठेलना होगा। मतलब हमें जो डिस्प्ले वाला सेक्शन है उसको आगे नहीं ठेलना है, इस हाउसिंग को हमें इस तरह से बाहर करना है। और इस तरह से बाहर करने के बाद ये हाउसिंग क्या है, आसानी से इसका लॉक खुल जाता है और ये बाहर आ जाता है। तो आप देख रहे हो हाउसिंग का ये पार्ट थोड़ा सा टूटा हुआ है और ये हाउसिंग बाहर आ चुका है। तो इस हाउसिंग में हमें ज़रूरत होने वाला पार्ट कौन सा है, चलिए उसका पहचान करते हैं। तो इस हाउसिंग का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से था। तो इस हाउसिंग को निकालने के बाद आप देख सकते हो, इसको अगर आप करीब से देखोगे तो इसमें बहुत सारे आपके लिए ज़रूरी होने वाले पार्ट आपको दिखाई देंगे। जैसे जो इसका बॉडी का कलर है, आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल प्लास्टिक टाइप का इसका बॉडी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक टेप लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो टेप वाला एरिया है इसमें कुछ प्रिंटेड भी है, इसका नेम वगैरह कुछ प्रिंट किया गया है। तो ये जो टेप वाला एरिया है इसके अंदर एक मेटल का प्लेट होता है जो एंटीना के रूप में यूज़ किए जाते हैं। मतलब मोबाइल के जो सिग्नल होते हैं मोबाइल में आने वाले या मोबाइल से बाहर जाने वाले, तो उस सिग्नल को लेने और देने के लिए इस तरह का एंटीना का यूज़ किया जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो एंटीना है और एक और एंटीना होता है मोबाइल में जो नीचे की तरफ हो सकता है। इसका नीचे का एरिया में आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक टेप लगा हुआ सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके टेप यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो सेक्शन है ये भी एंटीना का सेक्शन है। तो जो हमारा मोबाइल का दूसरा पार्ट है उसे हम एंटीना बोलेंगे। और एक मोबाइल के अंदर जो एंटीना या एंटीना पैड होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं मोबाइल नेटवर्क के लिए, या कॉल का जो सिग्नल होता है हमारे मोबाइल के अंदर आने वाला या हमारे मोबाइल से बाहर जाने वाला जो कॉल का सिग्नल होते हैं, तो उसको लेने और देने के लिए जो एंटीना पैड या एंटीना यूज़ किए जाते हैं तो उसे हम मोबाइल नेटवर्क या कॉल सिग्नल नेटवर्क एंटीना बोल सकते हैं। तो कौन सा ये तीनों एंटीना में से कौन सा एंटीना हमारे मोबाइल नेटवर्क के लिए या हमारे कॉल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका रेंज को समझना होगा। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं अपने मोबाइल से, तो हमारे मोबाइल से जो सिग्नल निकलता है वो क्या होता है, हमारे नज़दीकी एरिया में कहीं ना कहीं जिस भी सिम का यूज़ हम अपने मोबाइल के अंदर कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड एक टावर बना होता है। तो हमारे फ़ोन से जो सिग्नल निकलता है उसी टावर के करीब में जाता है या उसी टावर में जाता है हमारे फ़ोन से सिग्नल। तो उस टावर का और आपका मोबाइल डिस्टेंस है ऑलवेज़ फिक्स नहीं होता है। उस टावर से आपका जो मोबाइल है वो डिफरेंट किलोमीटर के रेंज में भी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी तय करना होता है वो होता है मोबाइल का नेटवर्क का जो सिग्नल होता है उसको। इसीलिए इस एंटीना का जो साइज़ होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसी मोबाइल में देखने के बाद अगर जो एंटीना का साइज़ आपको सबसे बड़ा दिखाई दे
वो एंटीना मोबाइल नेटवर्क का है। इस तरह से आप उसका पहचान कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड एंटीना होता है वो होता है वाईफाई जीपीएस का एंटीना। मतलब वाईफाई से हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, तो वाईफाई से कनेक्शन करने के लिए वाईफाई का सिग्नल भी हमें अपने मोबाइल में लेना होता है। तो वो भी जो सिग्नल है वो वायरलेस से ही आता है। मतलब एंटीना का मेन काम होता है वायरलेस सिग्नल को रिसीव या ट्रांसफ़र करना। तो वाईफाई का जो रेंज होता है, जैसे हम अपने मोबाइल में जब वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो राउटर से ज़्यादा दूरी तक हम जाते हैं तो हमारा वाईफाई का सिग्नल वीक हो जाता है और वाईफाई नहीं चलता है। तो इसका रेंज बहुत ही छोटा होता है। मतलब एक फ्लैट के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा एक घर के अंदर हम, लेकिन इसका यूज़ आप ज़्यादा दूरी तक नहीं कर सकते। ज़्यादा डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपका वाईफाई का सिग्नल कनेक्ट नहीं होगा। इसीलिए ये जो वाईफाई का एंटीना होता है उसका साइज़ मीडियम होता है। सबसे बड़ा साइज़ मोबाइल नेटवर्क का हो गया, क्योंकि इसका रेंज बड़ा होता है। इसका नेटवर्क का जो सिग्नल है उसे ज़्यादा दूरी तक जाना होता है, और वाईफाई का जो सिग्नल है वो बहुत ही कम दूरी तक ही जा पाता है। तो इसीलिए इसका जो एंटीना होता है वो मीडियम साइज़ का होता है। तो ये तीनों एंटीना में सबसे बड़ा एंटीना है, इसीलिए ये मोबाइल नेटवर्क का एंटीना है। उसके बाद ये दो एंटीना बाकी रह गया। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये एक छोटा सा एंटीना है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इसका साइज़ मीडियम है और इसका साइज़ स्मॉल है। तो इस मीडियम वाला जो एंटीना है उसे हम वाईफाई या जीपीएस एंटीना बोलेंगे, और जो सबसे छोटा वाला एंटीना है उसे हम बोलेंगे ब्लूटूथ का एंटीना। तो मोबाइल का कोई भी पार्ट हो, चाहे एंटीना हो, चाहे दूसरा कोई पार्ट हो, या बैटरी हो, या कोई भी पार्ट हो, तो पार्ट डायरेक्टली या अकेले इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर सकता। इसको काम करने के लिए इससे रिलेटेड जो आईसी होते हैं उससे इसका कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। जैसे वाईफाई का सिग्नल अगर कहीं से आ रहा है, हमारा मोबाइल लेता है, एंटीना रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वाईफाई का जो सिग्नल है उसे इससे रिलेटेड जो आईसी होता है वाईफाई का उसको देना होता है इस एंटीना के बाद। तो इस एंटीना का जो कनेक्शन है उस आईसी से होना ज़रूरी होता है। तो उस आईसी से इसका कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। पहले क्या होता है, ये जो एंटीना है वो डायरेक्ट बोर्ड में कनेक्ट होता है। इसको हम जब उठाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोर्ड है, मोबाइल का बोर्ड बना हुआ है। तो इस बोर्ड में ये एंटीना टच होता है, और टच होने के बाद उस बोर्ड का उस पॉइंट से लेके वो जो सिग्नल है वो इससे रिलेटेड जो भी आईसी है उसको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चलिए मैं पहले इस बैटरी को निकाल लेता हूँ। कोई भी मोबाइल को खोलने के लिए आपको सबसे पहले बैटरी को निकल के बाहर कर देना है, क्योंकि बैटरी जब आप जोड़े रहेंगे, बैटरी जब तक आपके मोबाइल में रहेगा तब तक इस बैटरी का जो वोल्टेज है मोबाइल का बोर्ड को मिलता रहता है। मोबाइल ऑन हो या ना हो, मतलब वोल्टेज मिलता रहता है। कुछ सेक्शन साइलेंटली या बैटरी जोड़ने के साथ ही चलने लगते हैं। तो मोबाइल में अगर काम कर रहे हो आप तो बैटरी को तो मोबाइल में काम करने के दौरान बैटरी को जितना जल्दी हो सके उतना बाहर कर दे। उसके बाद ही मोबाइल का जो रिपेयरिंग है उसको आप करें तो बेहतर रहेगा। तो इस एंटीना का कनेक्शन कहाँ पे है चलिए दिखा देता हूँ। जैसे एंटीना हो गया तो इसको मैं आपको पीछे टर्न करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेटालिक पॉइंट बना हुआ है। तो ये जो मेटालिक पॉइंट आप देख रहे हो इसका कनेक्शन बोर्ड से होना होगा। तो बोर्ड से इसका कनेक्शन कराने के लिए आप देख सकते हो इसी तरह का दो लेग यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे दो लेग आपको दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे, इसका पोजीशन कुछ इसी तरह से है। तो ऐसे प्लेस करने के साथ ही एंटीना का जो टिप आप देख रहे हो यहाँ पे दो पॉइंट, तो इस दो लेग से कनेक्ट हो जाएंगे, और इससे कनेक्ट होने के बाद ये जो भी सिग्नल रिसीव करेगा इस लेग को देगा, और ये लेग क्या करेगा उस सिग्नल को जो वाईफाई का आईसी होगा उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से एक सिग्नल पहले एंटीना में आते हैं, एंटीना में आने के बाद लेग में आते हैं, उसके बाद इसके रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं। जैसे एंटीना के बगल में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिखाई देंगे। जैसे छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक करके। आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे कंपोनेंट आपको यहाँ पे 3-4 कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी कंपोनेंट है सभी एंटीना के कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नल जाता है आईसी में, तो डायरेक्टली आईसी में नहीं जाके पहले कंपोनेंट में जाते हैं। वो कंपोनेंट क्या करता है, उस सिग्नल को फ़िल्टर करता है जिससे अनवांटेड सिग्नल या जो अदर सिग्नल है वो हमारे आईसी को ना पहुँचे। तो इसीलिए उस सिग्नल को ये फ़िल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद ये क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी आईसी होते हैं, आईसी इस तरह के मेटल के केज के अंदर रखे गए होते हैं, तो उस आईसी को वो सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने का प्रॉब्लम अगर आ रहा है, या वाईफाई नेटवर्क हो, या चाहे ब्लूटूथ नेटवर्क हो, या मोबाइल का नेटवर्क हो, तो जो भी नेटवर्क हो उससे रिलेटेड पार्ट को पहले आपको क्लीन करना होता है। जैसे अगर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस मोबाइल का एंटीना को निकालेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टिप बने हुए हैं, और इस टिप का कनेक्शन यहाँ पे इस लेग के साथ होता है। जैसे इसको जब हम इस तरह से रखेंगे
तो इस एंटीना का इस टिप का कनेक्शन इस लेग के साथ हो जाएगा, और लेग के साथ हो जाने के बाद वो सिग्नल अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे जो पहला हमारा काम होता है, वो सबसे नंबर 1 काम होता है सेटिंग को चेक करना है। कोई भी अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले नंबर 1 में आप क्या करोगे, उसका सेटिंग को सर्च करना होता है। मैनुअल सर्च करें, उसका जो भी सेटिंग ऑप्शन है उसको आपको चेक करना होता है। कहीं सेटिंग में डिसेबल हो जाने के कारण भी जो फंक्शन है वो नहीं हो रहे होते, तो पहले वो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसको क्लीनिंग करना है। सेकेंड जो काम होता है वो क्लीनिंग का होता है। जैसे टिप को क्लीन कर दे, और ये टिप जहाँ पे भी कनेक्ट होते हैं उसको आप अच्छी तरह से क्लीन कर दे। और इसको क्लीन करने के लिए आप लिक्विड का यूज़ कर सकते हो, जैसे वाइट पेट्रोल, आइसोप्रोपाइल। बोर्ड क्लीन करने के लिए एक स्पेशल लिक्विड आते हैं, जो मैं आपको मोबाइल का जो टूल्स का लिस्ट है उसमें मैं आपको लिखा दिया हूँ, और जब हम टूल का पहचान करेंगे तो उसमें भी मैं आपको वो लिक्विड दिखाऊंगा। तो उस लिक्विड का यूज़ करके हम इसको क्लीन करेंगे और इस टिप को भी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद कनेक्ट करके देखेंगे, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इसका सिग्नल अंदर जाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये कंपोनेंट के थ्रू क्या होता है, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड है, अलग हिस्सा ही बोर्ड है, और इसका मेन बोर्ड ऊपर में है। तो ये जो छोटा बोर्ड है वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, लेकिन रिसीव करने के बाद इसका जो ट्रांसफ़र है वो मेन बोर्ड को कहाँ से होता है, यहाँ पे एक तार लगे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का एक तार यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इसका दूसरा एंड इस जगह पे मेन बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो सिग्नल को ये क्या करता है, तार छोटे बोर्ड से लेके बड़े बोर्ड, कॉल का सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे सपोर्टिंग बोर्ड जो है उससे मेन बोर्ड में जो कॉल का सिग्नल होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरह का एक केबल लगाया गया होता है। जैसे आप देख रहे हो ब्लैक कलर का केबल है, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे इसको उठाने के बाद ये निकल जाता है, और फिर इसको इस तरह से कनेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पे सिंपली इसको थोड़ा सा प्रेस कर देने पर इस तरह से इसका पोजीशन मिला के आप अगर प्रेस कर दोगे तो बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है। तो इस केबल का जो मेन काम होता है, सपोर्टिंग बोर्ड में जो एंटीना का सिग्नल आते हैं उसको मेन बोर्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरह का केबल का यूज़ किया गया होता है। तो इस केबल का नाम है RF केबल, या इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी केबल बोला जाता है। इसे एंटीना केबल भी हम कह सकते हैं, या इसे कोएक्सियल केबल भी बोला जाता है। मतलब इस केबल का काम होता है ओनली एंटीना का सिग्नल को सपोर्टिंग बोर्ड से मेन बोर्ड में ट्रांसफ़र करना। इसका दूसरा कोई काम नहीं होता है। अगर इसका कनेक्शन यहाँ से छूट जा रहा है, या ऊपर से छूट जा रहा है, या फिटिंग के दौरान इस केबल अगर ब्रेक हो जा रहा है हाउसिंग के बीच में, अगर इसका मतलब केबल का कोई पार्ट अगर हिस्सा डैमेज हो जा रहा है, तो आपका जो नेटवर्क का सिग्नल है वो मेन बोर्ड में नहीं जा पाएगा। और जब तक नेटवर्क का सिग्नल IC में नहीं पुगेगा तब तक आपका जो फ़ोन है उसमें नो नेटवर्क आने का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर नो नेटवर्क आ रहा है तो सबसे फर्स्ट आपको सेटिंग चेक करना है। सेकेंडली आपको इस लेग को और जो टिप हो है, एंटीना वाले जो टिप होते हैं उसको आप अच्छी तरह से क्लीन करना है। एंटीना पैड का जो टिप होते हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क का जो एंटीना हो गया, तो इसका टिप को आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। इस तरह से बैठेगा यहाँ पे, और इस लेग को क्लीन करना है। उसके बाद आपको एक केबल का कनेक्शन भी अच्छी तरह से चेक करना है। यहाँ पे मतलब जंग लग जाने से, या मतलब पानी में अगर वाटर डैमेज सेट हो जाता है तो उसमें टाइम में भी आपको नेटवर्क ना आने का इश्यू हो सकता है। तो उस टाइम में मोस्टली क्या होता है, ये जो कनेक्टर है इसमें जंग लग जाता है, या इसमें मतलब आपको फंगस लग जाता है। तो आप इसको पेट्रोल से, या जो आइसोप्रोपाइल लिक्विड होता है बोर्ड क्लीन करने के लिए, तो उससे आप अगर इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देते हो और सुखा देते हो तो वो काम करने लगेगा। तो जो 50% से ज़्यादा इसका जो सोल्यूशन है वो क्लीनिंग करने से या सेटिंग को मिलाने से ही हो जाता है। और समटाइम्स अगर केबल आपको डैमेज मिल रहा है तो केबल को आप रिप्लेस कर सकते हो, और केबल नहीं मिल रहा है तो आप इस और ये दोनों पॉइंट के बीच में जंपर भी मार सकते हो। तो उतना से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है, मतलब केबल आप चेक कर रहे हो केबल बिल्कुल सही है, इसको क्लीन भी कर लिए, वो भी सही है, तो फिर आपको क्या करना होगा, इसका जो कंपोनेंट, इसके बगल में आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो इस सारी कंपोनेंट को आपको चेक करना होगा। तो इस कंपोनेंट को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर से इस सभी कंपोनेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसका इन्फॉर्मेशन हम आगे लेंगे, मतलब कौन सा कंपोनेंट है, उसका काम क्या है, वो बोर्ड में क्यों यूज़ किए जाते हैं, उसको चेक करने का प्रोसेस क्या है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आगे के क्लास में आएंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता दे रहा हूँ, मतलब कैसे हम रिपेयरिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस कंपोनेंट को चेक करेंगे, और कंपोनेंट अगर सारी ठीक है तो फिर ये जहाँ पे जुड़ रहा है उसके बगल में भी आपको कुछ कंपोनेंट दिखाई देंगे। तो इस कंपोनेंट्स को भी देखने हैं। और लास्ट पॉइंट इसका क्या होता है, इसकी IC, मतलब इससे रिलेटेड IC
इस तरह के मेटल के केस के अंदर डाले गए होते हैं। तो इस केस को निकाल के इसके जो आईसी होते हैं उसके बगल के कंपोनेंट और लास्ट में अगर कंपोनेंट सभी सही निकल रहे हैं तो फिर आपको आईसी को हीट करके देखने होते हैं। और हीट करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको आईसी को रिवोल्व करके उसको रिप्लेस करना होता है। और उतना के बाद भी नहीं हो रहा है तो आईसी को आपको रिप्लेस कर देना होता है। तो इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब एक से लेके जेड तक का जितने भी पार्ट होते हैं सभी का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। बस आपको अच्छी तरह से मतलब पार्ट का पहचान करना है, उसमें क्या फंक्शन होते हैं उसको जानना है। और जब तक आप डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे, जब तक आप डिटेल नॉलेज नहीं लोगे किसी पार्ट के रिगार्डिंग, तो आपका जो कंप्लीट रिपेयरिंग है वो नहीं हो पाएगा। मतलब एक रिपेयरिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप रिपेयरिंग कर पाओगे, उसका सोल्यूशन भी निकाल पाओगे। लेकिन आप किसी टाइम क्या होता है, हमें पूरा नॉलेज नहीं होता है तो हम ऐसे ही ढूंढते रह जाते हैं, यहाँ वहाँ चेक करके इंटरनेट से सर्च करके ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन हमारा सोल्यूशन जो है वो नहीं आता है। तो उसका कारण होता है इसका लैक ऑफ नॉलेज, मतलब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है और आप डिटेल में समझे नहीं हो, और मतलब इंटरनेट में या यूट्यूब वीडियो में जो ट्रिक दिखाई दे रहा है वही ट्राई करे जा रहा है। तो उस तरह से आपका सोल्यूशन कभी आ भी सकता है, लेकिन बहुत सारे टाइम क्या होता है उस तरह के ट्रिक से सोल्यूशन नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना, आपको कंप्लीट किसी भी पार्ट का नॉलेज लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए मैंने आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और वाईफाई में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सेम इसी तरह से आप पहले वाईफाई का सेटिंग को चेक करें, उसके बाद इस लेग को और वाईफाई का जो टिप है उसको आप अच्छी तरह से क्लीन करें। यहाँ पे इस तरह से रखने पर वाईफाई का टिप ये दिखाई दे रहा है, तो इसको क्लीन करें, लेग को क्लीन करें। फिर इसके बगल में कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे, इसमें केबल नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट मेन बोर्ड में लगा हुआ है। ये भी सपोर्टिंग बोर्ड में होता है तो इसके लिए भी एक अलग से केबल इसी तरह से लगा होता, लेकिन मेन बोर्ड में होने के कारण इसमें इस तरह का कोई एक्जेबल केबल या आरएफ केबल या एंटीना केबल नहीं दिया गया। और इसके बगल में आप देख रहे हो यहाँ पे कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को चेक करना है। और ये कंपोनेंट सभी अगर ठीक निकल रहा है तो फिर इसका रिलेटेड जो भी आईसी होते हैं, आईसी इस साइड में भी हो सकते हैं, इसका बैक साइड में भी हो सकते हैं। तो उस आईसी को पहचान करके उस आईसी को आपको रिवल करना, हीट करना और रिप्लेस करना होता है। और सिमिलरली ब्लूटूथ का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ब्लूटूथ का सेटिंग को चेक करें, क्लीन करें इस लेग को, और इसका जो टिप है उसको भी आपको क्लीन करना है। इस तरह से इस टिप को क्लीन करना है। फिर इसके कंपोनेंट भी मिलेंगे आपको, जैसे इसके बगल में फ़िलहाल कंपोनेंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो लाइनिंग आप देखोगे इससे लाइनिंग निकल के कहीं ना कहीं गए होते, तो आपको उसी लाइनिंग में कंपोनेंट मिलेंगे और लास्ट में फाइनली जाके क्या होता है आईसी में टच हो जाता है। तो किसी मोबाइल में आपको इस तरह से 3 एंटीना देखने को मिलेंगे जो मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई और ब्लूटूथ के होते हैं। और किसी मोबाइल में आपको सिर्फ 2 ही एंटीना दिखाई देता है। तो अगर 2 एंटीना मिल रहा है तो एक होता है मोबाइल नेटवर्क का और जो दूसरा होता है वो होता है वाईफाई और ब्लूटूथ का कंबाइन नेटवर्क। मतलब दोनों को कंबाइन करके एक ही में डाल दिया गया होता है, जिससे जो दोनों का फंक्शन होता है वो एक ही आईसी और एक ही एंटीना कर रहा होता है। तो इस तरह से मोबाइल में यूज़ होने वाले जितने भी एंटीना पैड थे सभी का पहचान हम कर चुके हैं। इसमें होने वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें किस तरह से करना है उसका इन्फॉर्मेशन भी हम ले चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरएफ केबल भी आपको मालूम हो चुका है। थर्ड काम, जैसे जो केबल मैंने आपको दिखाया काला वाला वो है आरएफ केबल, उसे एंटीना केबल या कोई एक्सएल केबल बोला जाता है। उसके बाद एक और केबल होते हैं फ्लेक्स केबल। तो फ्लेक्स केबल को दिखाने से पहले मैं आपको इस फ़ोन में एंटीना कहाँ पे है, इसको कैसे खोलना है, इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। तो चलिए इस फ़ोन को खोलते हैं। तो किसी भी फ़ोन को इस तरह का जो फ़ोन होते हैं उसमें सिम और मेमोरी ट्री को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। कभी भी फ़ोन को खोलने के टाइम में इसको स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद इसका जो सिम ट्रे होता है उसको इस तरह से सिम इजेक्टर टूल का यूज़ करके आप इसको, सिम और मेमोरी ट्रे हाइब्रिड ट्रे होता है, किसी में आपको सिम ट्रे और मेमोरी ट्रे अलग अलग मिलेगा, और इस फ़ोन में क्या है हाइब्रिड है, सिम मेमोरी दोनों को आप इसी में डाल के यूज कर सकते हो। तो ये है सिम ट्रे, सिम और मेमोरी हाइब्रिड ट्रे। और इसको निकाल लेने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे देख सकते हो आपका इसमें कहीं पे भी आपको ये बैक कवर निकालने के लिए कहीं पे पॉइंट नहीं दिया गया है। जैसे इसमें जो पॉइंट दिया गया था जो कलर्स मोबाइल था उसमें एक जगह निकालने के लिए थोड़ा सा गड्ढा सा दिया गया था, लेकिन इस फ़ोन में उस तरह का गड्ढा कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसका बैक पैनल नहीं निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या होगा, इस तरह से ये मतलब वाटर प्रूफ बनाने के लिए क्या होता है, अभी के जितने भी फ़ोन आते हैं उसमें बैक और इंटरमीडिएट जो हाउसिंग होते हैं उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया होता है। इसीलिए अभी का जितने भी फ़ोन है आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो इसको खोलने के लिए चलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हार्ड है, इसमें प्लास्टिक का जो ओपनर टूल है थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इस टूल का यूज़ कर रहा हूँ।
तो आपको क्या करना है, इस टूल को यहाँ पे जहाँ पे भी आपको गैप दिखाई दे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें गैप दिखाई दे रहा है, तो इसी गैप में हमें इस टूल को डालना है। तो इसको हम जब इस तरह से डालेंगे तो आपको इस तरह से इसको आगे नहीं ठेलना है। अगर आप इसको आगे ठेलोगे तो क्या होगा, आपका डिस्प्ले टच में बेंडिंग आएगा और आपका डिस्प्ले टच क्रैक हो जाएगा, इसमें आपको फॉल्ट आ जाएगा। तो करना क्या है, ये जो हाउसिंग है उसको पीछे की तरफ ठेलना है। जैसे इसको इस तरह से आप ठेल सकते हो, मतलब इस ठेले के बाद ये पीछे हो गया और यहाँ आप देख रहे हो ये जो आगे वाला फ्रंट हाउसिंग है वो हमें दिखाई देने लगा। तो इस तरह से इसको आप चारों साइड में धीरे धीरे करके, एक ज़्यादा ठेलना नहीं है, थोड़ा सा ठेलना है और आपको फ्रंट और जो ये बैक हाउसिंग है उसमें आपको गैप बनाना है। तो चलिए इस तरह से इसको हम तो ये हाउसिंग निकल चुका है और ये हाउसिंग को सीधे ऐसे ही करके आपको बाहर नहीं करना है, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हो यहाँ पे फिंगरप्रिंट है। तो फिंगरप्रिंट जो कोई भी पार्ट हो उसका कनेक्शन बोर्ड से होना ज़रूरी होता है। तो ये फिंगरप्रिंट है तो इसका कनेक्शन बोर्ड से होगा। तो आप इसको मतलब ज़्यादा अगर खींच लेते हो तो इसका कनेक्शन करने वाला जो फ्लेक्स होता है, जो तार होता है, वो टूट जाएगा। तो आपको धीरे से इसको ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये फ़िलहाल ये छूटा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो ये पहले से ही निकला हुआ है। तो इसका कनेक्शन कहाँ पे होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कनेक्शन इस तरह से, जैसे सभी कनेक्टर आपको अभी फुल दिखाई दे रहा होगा, जैसे सभी में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, लेकिन एक कनेक्टर खाली है। मतलब इसका जो कनेक्टर है ये यही है और इससे मैचिंग भी है, आप देख सकते हो। तो इसका कनेक्शन यहीं पे था, लेकिन ये फ़िलहाल ये निकला हुआ है। तो इसका कनेक्शन अगर आपको करना है, इसका पोजीशन में लाके इस तरह से आपको इसमें जोड़ देना है। ये बहुत ही आसान होता है इस तरह का कनेक्शन करना। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसका कनेक्शन हो गया है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होना चाहिए। अगर हम इस हाउसिंग को ज़्यादा खींच लेते हैं तो एक केबल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, इस फट जाएगा, केबल टूट जाएगा और फिर हमें ये कनेक्टर रिप्लेस करना होगा या इस केबल में जंपर मारना होगा। तो हमारा जो काम है वो बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कलर का लाइट है, एक वाइट एक येलो लाइट। मतलब ये 2 कलर के लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब डुअल लाइट इसमें दिया गया है। तो इस तरह से डुअल लाइट वाला फ्लैश है, लेकिन ज़्यादा करके एक ही लाइट वाले फ्लैश होते हैं। तो ये है सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास इसका, तो इसीलिए इसका कोई भी कनेक्शन बोर्ड से नहीं है। तो फिलहाल हमें ये जो फिंगरप्रिंट है उसका कनेक्शन हमें बोर्ड से मिल रहा है। और ये है कैमरा के ऊपर का जो लेंस होता है, लेंस को प्रोटेक्ट करने वाला कवर। तो कवर का कनेक्शन बोर्ड से ज़रूरी नहीं है। बोर्ड से ज़रूरी क्या होता है, पार्ट का कनेक्शन, जो काम करने वाला पार्ट होते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट एक काम करने वाला पार्ट है, ये जो लाइट है, फ्लैश लाइट, टॉर्च लाइट, वो भी काम करने वाले पार्ट है, कैमरा वगैरह है, सभी काम करने वाले पार्ट है। तो सभी का कनेक्शन बोर्ड से होना ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो हाउसिंग होता है उसका कनेक्शन बोर्ड से ज़रूरी नहीं है। और ये जो इस तरह का जो कवर होते हैं जो सिर्फ डस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसका कनेक्शन बोर्ड से होना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो इसको हम इस तरह से टच का कनेक्शन, जो फिंगरप्रिंट का कनेक्शन है उसको मैंने छुटा दिया है और इसको बाहर कर लिया। तो आप देख सकते हो इसमें इंटरमीडिएट कवर नहीं है। इंटरमीडिएट कवर जो इसमें इस तरह से कवर लगा था कलर्स फ़ोन में, इस तरह से कवर करने में, तो उस तरह का कवर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर हम एंटीना का, जैसे एंटीना तो इसमें इसी कवर में दिया गया था, तो इस फ़ोन में एंटीना कहाँ पे है, चलिए मैं आपको इसका एंटीना का आइडेंटिफिकेशन करके दिखाता हूँ। तो इस फ़ोन का जो एंटीना है आप देख सकते हो, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो एंटीना का पोजीशन या तो ऊपर या तो नीचे होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इस तरह से वाइट एक पेंटिंग की जैसा किया हुआ है। तो ये जो जितने भी पार्ट है वो एक मेटल का पार्ट है और यही मेटल जो है वो एंटीना है। तो इस मोबाइल का जो एंटीना है वो एक यहाँ पे मिल गया हमें, और एंटीना 3 होने चाहिए। तो एक तो हमें मिल गया, इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये मोबाइल का नेटवर्क का एंटीना होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हो एक मीडियम साइज़ का एंटीना आप देख रहे हो, और ये जो एंटीना है वो एक स्मॉल साइज़ का एंटीना है। तो जो मीडियम साइज़ वाले हैं वो वाईफाई का, जो स्मॉल साइज़ वाले होते हैं वो ब्लूटूथ का एंटीना होते हैं। तो चलिए अगर हमें इस एंटीना का कनेक्शन हमें देखना होगा तो हमें इस सारी स्क्रू को खोलना होगा, और खोलने के बाद इसका जो कनेक्शन है वो बोर्ड से होता है। और बोर्ड से कनेक्शन के बाद आप देख सकते हो इसमें भी इसी तरह का, जैसे आगे पहले वाले जो फ़ोन में मैंने आपको दिखाया था एक केबल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक केबल यहाँ सपोर्टिंग बोर्ड से आके मेन बोर्ड में
कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से एक केबल लगा होता है जिसे हम RF केबल बोलते हैं, और ये हो गया एंटीना। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ोन में एंटीना का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, कौन सा मोबाइल का है, कौन सा वाईफाई और कौन सा ब्लूटूथ का है। और इसमें आप देख रहे हो, इसमें एक नॉर्मल टाइप का बैटरी था इस तरह से, और इस फ़ोन का जो बैटरी है आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पे बैटरी है, इसको बैटरी कनेक्टर को मैं निकालता हूँ। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह के बैटरी कनेक्टर अभी फ़िलहाल जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें इसी तरह का बैटरी कनेक्टर आपको दिखाई देगा, और बैटरी का जो कनेक्शन करने का भी कनेक्टर इसी तरह का होता है। तो इससे क्या होगा, जैसे बैटरी आसानी से बोर्ड से निकलेगा नहीं। जैसे ये क्या होता है, थोड़ा लूज़ होने के बाद अगर बैटरी छोटा पड़ जाता है या थोड़ा लूज़ हो जाता है तो क्या होगा, इसका कनेक्शन नीचे आ जाता है, और इसके चलते हमारा जो फ़ोन है वो ऑन नहीं होने का, या इसमें डेट का इशू, या मतलब अच्छी तरह से ये काम नहीं करने का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इसमें उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब पहले से जितने भी नॉर्मल एक फ़ोन में, ट्रेडिशनल फ़ोन में जितने भी सिस्टम थे, तो उसको बेहतर बनाने के लिए इसका डिज़ाइन को चेंज किया जाता है। तो इसमें मतलब फंक्शन वही होते हैं। जैसे इसका आप कनेक्शन अलग देख रहे हो तो इसमें मतलब इसका जो फंक्शन है वो अलग नहीं होगा। इसमें जो चीज़ें इसमें है वही चीज़ें इसमें भी है, मतलब इसका डिज़ाइन अलग हो गया लेकिन काम वही होता है। और डिज़ाइन अलग करने का जो कारण है वो क्या था, इसका जो फंक्शन है उसको स्मूथ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन को चेंज किया जाता है। तो अगर आप इस फ़ोन का अगर आपको बैटरी को रिप्लेस करना है तो इसको डिस्कनेक्ट करके और बैटरी को आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन क्या होता है, अभी नए फ़ोन में जो बैटरी है वो नीचे अटैच किए गए होते, तो इस बैटरी को निकालने के लिए आप कभी भी मेटल का यूज़ ना करें। इस तरह के जो प्लास्टिक का कनेक्ट टूल होते हैं उसका यूज़ आप कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल इसको चिपकाया गया होता है तो इसको डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डालना होगा। और समटाइम्स क्या होते हैं, इस तरह से आपको टेप मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको टेप या स्टिकर की तरह इस तरह से एक पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको तानोगे, बाहर खींचोगे, तो जो बैटरी का नीचे का जो टेप है वो पिघल जाएगा। मतलब ये जो पार्ट है बैटरी का नीचे का टेप है, तो इसको आप इस तरह से धीरे धीरे बाहर खींच सकते हो। और खींचने के बाद इसके अंदर का जो मतलब जो बैटरी को चिपकाने वाला जो टेप होता है, डबल टेप इसे बोला जाता है, तो ये निकल जाएगा। और निकलने के बाद ये बैटरी आसानी से बाहर आ जाएगा। दो साइड में, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। अब हम इस बैटरी को निकालेंगे, तो ये बैटरी अभी भी चिपका हुआ है, इतनी आसानी से निकल नहीं रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक ग्लू रिमूवर लिक्विड मिलता है, तो उसको थोड़ा सा डाल सकते हो। इस तरह का लिक्विड होता है जो आप देख रहे हो, नो हर्ट द फ्लेक्स केबल, नो हर्ट द LCD। मतलब ये डिस्प्ले, और इसके अंदर फ्लेक्स का मतलब होता है जो दो बोर्ड को जोड़ने वाले जो तार होते हैं उसे फ्लेक्स बोला जाता है। जैसे नीचे का बोर्ड आप देख रहे हो, निचले हिस्से में बोर्ड जो सेकेंडरी बोर्ड है या सपोर्टिंग बोर्ड है, उसका कनेक्शन मेन बोर्ड से होना ज़रूरी होता है। मेन बोर्ड यहाँ पे है, तो आप देख रहे हो अंदर से एक तार यहाँ पे आके जुड़ रहा है, यहाँ पे भी एक तार जुड़ रहा है। तो मतलब एक इसमें डिस्प्ले का तार हो सकता है, और जो दूसरा होता है नीचे का जो सपोर्टिंग बोर्ड है उसका कनेक्शन ऊपर से करने वाला है, ऊपर के बोर्ड से करने वाले तार। तो ये तार को डैमेज नहीं करेगा। इस तरह का लिक्विड है, ये सिर्फ क्या करेगा, ग्लू को मेल्ट करेगा लिक्विड। तो ये लिक्विड थोड़ा सा आपको ले लेना है, और बहुत ही थोड़ा सा लिक्विड आपको, इस लिक्विड को आप किसी बोतल में या सिरिंज में डाल के भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही थोड़ा सा डालना होता है, ज़्यादा नहीं डालना होता है। ये लिक्विड थोड़ा स्मेल भी करता है। इसको अच्छी तरह से डालने के लिए आपको एक नीडल के अंदर इसको भरना होता है, जिससे लिक्विड आसानी से, मतलब हम जहाँ पे चाहे वहाँ पे इसको डाल सकते हैं। फिलहाल
चलिए मैं इसी तरह से डाल देता हूँ। थोड़ी के देर के बाद आपको इसको धीरे से ऐसे उठाना है और लिक्विड के चलते इसके नीचे का जो ग्लू होता है आप देख रहे हैं इस तरह से ग्लू पिघल चुका है और जो बैटरी है वो धीरे से आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर इस तरह का ट्वीज़र का यूज़ करके आप बैटरी को निकालने की ट्राई करते हो तो क्या होता है, ट्वीज़र जो है बैटरी को पंक्चर कर देता है, इसमें छेद हो जाता है बैटरी में और छेद हो जाने के कारण ये बैटरी में आग लग जाता है। जैसे बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे बैटरी को निकालने के टाइम में ब्लास्ट हो जाना। तो ब्लास्ट होने का जो मेन कारण क्या होता है इस बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर होते हैं और जब हम इसको अंदर डालते हैं ट्वीज़र को तो चार्ज क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। मतलब हम ये छेद होके और जो प्लस माइनस का जो पॉइंट होता है उसको ये शॉर्ट कर देता है और प्लस माइनस शॉर्ट हो जाने के बाद क्या होता है उसमें से स्पार्किंग निकलता है और इसके अंदर का जो भी मतलब मटेरियल होता है उसमें आग लग जाता है और ये बैटरी ब्लास्ट हो जाता है और फ़ोन भी आपको। चलिए इसको हम धीरे से इस तरह से निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे कभी भी बैटरी को निकालने के लिए आपको धारीली नुकीली चीज़ का यूज़ नहीं करना है। जितना हो सके आपको लिक्विड का यूज़ करें, थोड़ा सा लिक्विड डाल दें और देख सकते हो आप लिक्विड को डालने के साथ ही ग्लू इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हो इस तरह से बहुत सारे ग्लू, इतना सारा ग्लू को निकालने के लिए आसानी से अगर आप इसको ज़बरदस्ती खींचोगे तो ये बैटरी नहीं निकलेगा। ये बैटरी क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा और ये टूट जाएगा और बैटरी ख़राब हो जाएगा। तो बैटरी को आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। इस तरह से जो ग्लू निकालने का लिक्विड होता है उसको आपको ले लेना है। जैसे आप देख सकते हो मैकेनिक कंपनी का भी होता है, रियल लाइफ कंपनी जो सनशाइन के ब्रांड के कंपनी है तो उसका भी मिलता है। तो इस तरह का लिक्विड भी आपको लेना होता है जिसे ग्लू रिमूविंग लिक्विड बोला जाता है। जैसे यूनिवर्सल लिक्विड फॉर फ्रेम, आप देख रहे हो फ्रेम को आउट करने के लिए जैसे डिस्प्ले भी चिपका गया होता है तो उसको निकालने के लिए मतलब कहीं भी अगर ग्लू है जो आसानी से नहीं निकल रहा है तो उसके अंदर आप लिक्विड को थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो और डालने के बाद वो जो पार्ट है वो आसानी से निकल जाएगा और इससे एलसीडी और जो फ्लेक्स है उसमें कोई डैमेज भी नहीं होगा। जैसे मैंने अभी निकाला और इसके अंदर आप देख रहे हो केबल, आपको फ्लेक्स केबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ब्लैक केबल है और यहाँ पे भी एक ब्लैक केबल है। तो इसको मैं तो दोनों में आप देख सकते हो कोई भी डैमेज लिक्विड नहीं किया है। ये सिर्फ क्या किया, ये जो ग्लू था उसको पिघला दिया जिससे हमारा जो बैटरी है वो आसानी से बाहर गया। अगर हम ज़बरदस्ती खींचते तो बैटरी का जो ये लेयर था वो फट जाता या तो बोर्ड में हमारा जो ये हाउसिंग है उसमें या जो फ्लेक्स है उसको भी डैमेज कर सकता था अगर हम इसको ज़बरदस्ती खींचे होते तो इस तरह से आप एक स्मार्टफोन जो एक लेटेस्ट नए टाइप के फ़ोन होते हैं उसका बैटरी को आप आसानी से बाहर कर सकते हो। और इस पार्ट को मोबाइल फ़ोन का बैटरी बोला जाता है जिसका वोल्टेज 3.7 से लेके 4.4 के बीच में होता है। किसी भी फ़ोन में जो बैटरी होते हैं उसका वोल्टेज 3.7 से लेके 4.4 तक होता है। तो आपको हाउसिंग मालूम हो गया। इस फ़ोन में हाउसिंग कितने हैं, सिर्फ 2 हाउसिंग है, ये बैक हाउसिंग और ये फ्रंट हाउसिंग जिसमें डिस्प्ले और टच लगा हुआ है और पीछे के हिस्से में आप देख रहे हो बोर्ड लगे हुए हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था मतलब फ्रंट हाउसिंग के आगे डिस्प्ले टच और पीछे बोर्ड लगे होते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट हाउसिंग होते हैं किसी में इंटरमीडिएट हाउसिंग नहीं है तो सिर्फ बैक हाउसिंग, इंटरमीडिएट और बैक को मिला के एक ही हाउसिंग बना दिया गया होता है। एंटीना भी आपको मालूम हो गया, यहाँ पे ये एंटीना हो गया मोबाइल नेटवर्क का, वाईफाई का और ब्लूटूथ का। साइज़ देख के हम जो इसका साइज़ है उसको देख के हम एंटीना का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आरएफ केबल जो नीचे का एंटीना है उसको ऊपर के बोर्ड से जोड़ने के लिए एंटीना को जो सिग्नल नीचे रिसीव होता है उसको मेन बोर्ड में सप्लाई करने के लिए इस तरह का केबल यूज होता है तो उसे हम आरएफ केबल बोलेंगे। तो ये काला वाला जो केबल है वो आरएफ केबल हो गया। और उसके बाद फ्लेक्स केबल, इस तरह के जो केबल होते हैं 2 बोर्ड को कनेक्ट, जैसे ये तो देख रहे हो आप डिस्प्ले से आ रहा है मतलब ये डिस्प्ले का केबल हो गया और ये इस बोर्ड से आ रहा है, इस बोर्ड से निकल के इस बोर्ड को कनेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो MB, यहाँ पे भी MB लिखा हुआ है।
मतलब दो मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए इस तरह का केबल का यूज किया गया होता है। तो इसे हम फ्लेक्स केबल या बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर भी हम बोल सकते हैं। तो फ्लेक्स केबल और बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टिंग केबल भी यही है। तो अगर एक केबल डैमेज हो जाता है तो नीचे का हिस्से में जो जितने भी पार्ट है, जैसे एंटीना का सिग्नल यहाँ से जा रहा है, लेकिन जो और भी पार्ट है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो चार्जिंग की पोर्ट है, यहाँ पे रिंगर है, जैसे जिसमें आपको नेट दिखाई देंगे इस तरह से होल्स, तो वहाँ से साउंड निकलता है। तो साउंड निकलने के लिए यहाँ पे रिंगर डाला गया है। तो जितने भी पार्ट है रिंगर, उसके बाद यहाँ पे माइक भी होंगे, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो हमारा जो साउंड है वो हमारा फेस यहीं पे पड़ता है और हमारा जो साउंड है इसी के होते हुए हमारे बोर्ड में ट्रांसफ़र होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसमें माइक भी होंगे और माइक जहाँ पे होता है वहाँ पे होल दिया गया होता है, जिसके कारण जो हमारा साउंड है वो अंदर जा सके। तो यहाँ पे आप होल दिखाई दे रहे हैं, 2 होल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी पार्ट अगर फ्लेक्स डैमेज हो जा रहा है तो नीचे के जितने भी पार्ट है वो ऊपर के जो बोर्ड है उससे इसका कनेक्शन छूट जाएगा और नीचे का जो पार्ट है वो काम करना छोड़ देगा। तो इस तरह से आप एक मोबाइल फ़ोन का रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर के जितने भी पार्ट है उसको जानना होगा, उसका फंक्शन को जानना होगा और उसमें आने वाले प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन भी आपको जानना होगा। फिर आप मोबाइल का कंप्लीट रिपेयरिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। तो चलिए अब बैटरी को जानते हैं। बैटरी का वोल्टेज है 3.7 से लेकर 4.4 तक होना चाहिए। तो ये जो बैटरी है इसका, तो इसका बैटरी का वोल्टेज हम देखते हैं। जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो वोल्टेज लिखा हुआ है वो है 3.85 और मैंने यहाँ पे लिखा है 3.7। मतलब बैटरी का जो मिनिमम वोल्टेज है वो 3.7 है। तो सभी का 3.7 होना ज़रूरी नहीं है। किसी बैटरी का 3.7 हो सकता है, किसी का 3.8 हो सकता है, किसी का 3.85 हो सकता है। चलिए मैं आपको दूसरा बैटरी दिखा देता हूँ। जैसे इस बैटरी का आप देख सकते हो यहाँ पे 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब इसका मिनिमम 3.7 है। लेकिन इस सेट का मिनिमम 3.7 नहीं है, इसका मिनिमम है 3.85। तो एक रेंज मिनिमम, तो हम बैटरी का जो मिनिमम रेंज है उसको 3.7 बोलेंगे और जो मैक्सिमम रेंज है उसे 4.4 बोलेंगे। मतलब बैटरी फुल चार्ज होने के बाद जो अगर आप इसका वोल्टेज चेक करोगे तो वो वोल्टेज 4.4 दिखाई देगा। तो सभी बैटरी का 4.4 नहीं होगा, क्योंकि सभी का मैक्सिमम 4.4 नहीं होता है। किसी का मैक्सिमम 4.2 होता है, किसी का मैक्सिमम 4.35 होता है। तो इस बैटरी का आप देख रहे हो मिनिमम 3.7 दिया गया है, लेकिन इसका मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मैक्सिमम हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका मैक्सिमम नहीं दिया गया है, इसमें देखते हैं मैक्सिमम दिया है या नहीं है। तो मिनिमम तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3.85 और इसको फुल चार्ज करने के बाद इसका जो वोल्टेज होना चाहिए या इसका जो चार्जिंग वोल्टेज होता है, जो चार्जर से इसको मिलने वाला जो वोल्टेज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग वोल्टेज लिमिट 4.4 वोल्ट DC। मतलब 4.4 वोल्ट तक ये चार्ज होगा और चार्जर भी इसको 4.4 वोल्ट देगा। तो इस बैटरी को जब हम फुल चार्ज करेंगे तो इसका वोल्टेज यहाँ पे 4.4 हो जाएगा और बैटरी जब लो चार्ज होगा तो इसका जो वोल्टेज है वो 3.85 होगा। तो इसका जो लो चार्ज होगा तो इसका होगा 3.7। तो एक एवरेज रेंज है, मतलब किसी भी बैटरी, मोबाइल का कोई भी बैटरी हो, उसका मिनिमम 3.7 से लेकर मैक्सिमम 4.4 तक हो सकता है। तो सभी का मिनिमम 3.7 नहीं होगा, किसी का 3.7, किसी का 3.8, किसी का 3.85 और मैक्सिमम भी सभी का 4.4 नहीं होगा, किसी का 4.2, किसी का 4.35, किसी का 4 हो सकता है। तो ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम रेंज, मतलब इसी के बीच में हर एक बैटरी का वोल्टेज आपको मिलेगा। तो बैटरी को अगर आप चेक करते हो तो अगर किसी बैटरी का वोल्टेज अगर इससे कम मिलता है तो बैटरी फॉल्टी होता है। जैसे मानिए इस बैटरी का वोल्टेज आपको 3.85 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन इसको चेक करने के दौरान आपको मानिए इसका जो वोल्टेज है वो 3.5 मिल रहा है या 3.6 मिल रहा है, तो ये बैटरी क्या होगा, काम नहीं करेगा। ये बैटरी चार्ज भी नहीं होगा और मोबाइल को ऑन भी नहीं करेगा। तो उस टाइम में आप इस बैटरी को रिप्लेस करना होगा या तो इसको आपको रिपेयर करना होगा। तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो उसको जानने के बाद आप बैटरी को कैसे चेक किया जाता है, इसका रिपेयरिंग कैसे किया जाता है और इसका और भी जितने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जितने नाम, पैरामीटर, जो भी वर्ड लिखे हैं सभी का इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए बैटरी को रख देते हैं और बैटरी के बाद मैं आपको मोबाइल का दूसरा पार्ट का इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो दूसरा पार्ट है, जो 6 नंबर पार्ट है, उसे हम स्पीकर बोलेंगे। तो स्पीकर का काम होता है साउंड को बाहर निकालना। जैसे मोबाइल से जितने भी साउंड
होते हैं मोबाइल के अंदर, तो उस साउंड को बाहर निकालने के लिए हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। तो स्पीकर क्या करता है, साउंड को बाहर निकालता है। और एक फ़ोन के अंदर जो स्पीकर होते हैं वो दो होते हैं। तो एक स्पीकर होते हैं बैक साइड में, मतलब मोबाइल के पीछे के साइड में, और जो दूसरा स्पीकर होते हैं वो आगे के साइड में। जैसे इस फ़ोन में मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। यहाँ पे आप देख रहे हो होल बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक स्पीकर है और ये है मोबाइल का बैक साइड, और एक है यहाँ पे भी आप देख रहे हो होल बने हुए हैं, तो ये है मोबाइल का फ्रंट साइड। तो यहाँ पे जो स्पीकर है उसे हम बोलेंगे फ्रंट स्पीकर। और फ्रंट स्पीकर का जो नाम है वो है ईयर स्पीकर, मतलब एक कान के पास में होते हैं। और इसका जो यूज़ है वो हम कॉल के दौरान करते हैं। जब हम किसी से बातें करते हैं तो साउंड जो निकलता है वो यहाँ से निकलता है। लेकिन जब हम फ़ोन का यूज़ म्यूज़िक सुनने के लिए कर रहे होते हैं, या फ़ोन का यूज़ हम लाउड स्पीकर में करते हैं, जैसे बातें करने के टाइम में या वीडियो कॉल करने के टाइम में जो साउंड है वो बाहर, मतलब लाउड साउंड निकल रहा होता है, तो उस टाइम में जो साउंड निकलता है वो लाउड स्पीकर। इस तरह से एक मोबाइल फ़ोन के अंदर दो स्पीकर होते हैं, एक को रिंगर बोला जाता है और दूसरे को ईयर स्पीकर बोला जाता है। रिंगर से रिंगटोन निकलता है, गीत बजाने पर साउंड निकलता है, और लाउड स्पीकर या मतलब हम वीडियो कॉल कर रहे होते हैं या मोबाइल को लाउड स्पीकर में जब हम बातें करते हैं तो उस टाइम में यहाँ से साउंड निकलता है। और यहाँ से जो साउंड निकलेगा वो होगा जब हम बातें करेंगे फ़ोन में नॉर्मली, उस टाइम में यहाँ से साउंड निकलेगा। तो अगर हम बातें करने के टाइम में हमें सुनाई नहीं दे रहा है दूसरे साइड का साउंड, तो आपको क्या करना है, ईयर स्पीकर को चेक करना है, उसको रिपेयर करना है। अगर रिंगटोन नहीं बज रहा है या गीत बजाने पर साउंड नहीं आ रहा है या वीडियो कॉल करने पर साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको इस स्पीकर को बदलना होगा। तो इसका नाम है रिंगर, लाउड स्पीकर, बजर, और जो आगे वाला स्पीकर है उसका नाम है ईयर स्पीकर। तो इस तरह से एक फ़ोन में दो स्पीकर होते हैं। तो चलिए इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको मैं स्पीकर कैसा होता है। लेकिन ये जो इससे पहले वाली जो कलर सेट है, तो चलिए इसमें इस फ़ोन का स्पीकर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, साउंड निकलने के लिए यहाँ पे होल्स बने हुए हैं और इसके पीछे ये स्पीकर लगा हुआ है। तो इस स्पीकर को हम रिंगर बोलेंगे। पीछे वाला स्पीकर है, इसका नाम है रिंगर या लाउड स्पीकर। ये बोर्ड से कैसे कनेक्ट होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दो लेग बने हुए हैं। तो जब हम इसको ऐसे डालेंगे, इसको फिट करेंगे, तो ये जो दो लेग है वो क्या होगा, ये दो टिप से ये जो लेग देख रहे हो आप यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट बने हुए हैं बोर्ड में, तो इससे टच हो जाएगा और जो स्पीकर है वो साउंड को बाहर करने लगेगा। तो इसका कनेक्शन बोर्ड से होना ज़रूरी होता है किसी भी पार्ट का। तो पहले ये क्या होगा, बोर्ड से कहीं पे टच होगा या कनेक्टर के थ्रू, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाइब्रेटर है ये पार्ट, तो इसका क्या है, बोर्ड के साथ अटैच करके सोल्डिंग किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पार्ट, ये माइक है, ये भी सोल्डिंग किया गया है। तो इस तरह से बोर्ड से कोई क्या होता है, बोर्ड के साथ इसी तरह से अटैच कर दिया गया होता है। कोई क्या होता है, बोर्ड से जब हम जोड़ते हैं उस पार्ट को, बोर्ड मतलब फिटिंग करते हैं, तो बोर्ड में कनेक्ट हो जाता है, टच हो जाता है और फिर काम करने लगता है। और जब हम इसको निकालते हैं तो बाहर हो जाता है। तो इस तरह के जो पार्ट है उसको चेंज करना बहुत ही आसान होता है, और इसके लिए आपको मतलब कोई स्पेशल टूल का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन इसको अगर आपको चेंज करना होगा तो इसको गर्म करके इसको निकालना होगा और फिर जो गर्म करके ही जोड़ना होगा। तो इसके लिए आपको आयरन का ज़रूरत पड़ सकता है। तो मतलब कोई काम बिना टूल, स्पेशल टूल के भी हो सकते हैं। तो अगर मानिए आपको इसको चेंज करना है तो कैसे आप कर सकते हो। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस रिंगर को बाहर निकाल देना है। ये भी क्या होता है, सभी पार्ट, मोबाइल के जितने भी पार्ट होते हैं सभी को मतलब बोर्ड के साथ इसको ग्लू या टेप लगा के चिपकाया गया होता है। तो इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे से इसका जो ट्विज़र है उसको नीचे डालना होगा, स्पीकर के नीचे बेस में, और बेस में डाल के आप धीरे से ऐसे उठाओगे तो स्पीकर क्या होगा, निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से स्पीकर के नीचे आपको टेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है टेप जिसका यूज़ करके इस रिंगर को या इस स्पीकर को इसमें लगाया गया है। तो इस अगर ये स्पीकर डैमेज हो जा रहा है तो सिंपली इसको निकाल देना है और इसको बाहर कर देना, नए स्पीकर को यहाँ पे डाल देना है और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले आपको क्या करना है, इसका जो टिप यहाँ पे लेग देख रहे हो इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। इस टिप को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, और पहले आपको साउंड का जो सेटिंग है उसको भी चेक कर लेना है। तो सभी मिलाने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर इस रिंगर को आप चेक भी कर सकते हो। इसको कैसे चेक करना है, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, मल्टीमीटर में हम कहाँ रख के इसको चेक कर सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन हम थर्ड क्लास में लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ। आपको पहचान हो गया होगा, इस स्पीकर को हम रिंगर, बजर या लाउड स्पीकर बोलते हैं, जो मोबाइल का जो लाउड साउंड होते हैं उसको निकालने का काम करता है।
और इसको चेंज करने का प्रोसेस भी आपको मालूम हो गया होगा। और जो आगे का स्पीकर है वो यहाँ पे होता है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, पूरी बोर्ड को बाहर करना होगा। बोर्ड को बाहर कर लेने के बाद ही इसका यहाँ के जो स्पीकर है वो हमें दिखाई देंगे। तो चलिए इस फ़ोन को मैं खोल के इसका जो स्पीकर है उसको निकालने का ट्राई करता हूँ। तो इसमें कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, तो स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। और जितने भी स्क्रू है सभी को खोलना होता है, एक भी स्क्रू बाकी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो पार्ट है वो निकलेगा नहीं। तो चलिए सभी स्क्रू को मैंने खोल लिया है। अब इसको धीरे से आपको इसको बाहर निकालना है। ज़्यादा पावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से निकल जाएगा ये। और निकलने के बाद आप देख सकते हो रिंगर तो आपको पहले बाहर से ही पता चल जाता है, जैसे रिंगर कहाँ पे रखा हुआ है। इसमें आपको मैग्नेट भी होता है, इसको टच करोगे तो इसमें सट जाता है स्क्रू। स्क्रू को आपको तानता है। तो यहाँ पे रिंगर रखा हुआ है और आप देख सकते हो रिंगर ये है। और इस रिंगर का कनेक्शन बोर्ड के साथ होने के लिए, जैसे यहाँ पे 2 टिप बने हुए हैं, मेटल का पॉइंट आप देख रहे हो, वो 2 टिप के साथ जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो इसका लेग आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये 2 लेग क्या होगा, इस टिप के साथ टच हो जाएगा और रिंगर काम करने लगेगा। तो ये भी सेम ही जैसे पहले वाले फ़ोन में जैसे हमने देखा उसी तरह से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट चेंज नहीं करना है, पहले क्लीन करना है, सेटिंग को चेंज करना है। रिंगर को चेक कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से मल्टीमीटर यूज़ करके इसको चेक कर सकते हो। अगर रिंगर सही आ रहा है तो फिर आपका बोर्ड का इशू होता है, तो बोर्ड का इशू है तो बोर्ड को सॉल्व करना है। इसको चेंज करने से आपका जो सोल्यूशन है नहीं होगा। लेकिन अगर रिंगर का इशू है तो रिंगर को आप चेंज कर सकते हो। रिंगर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एंटीना का टिप है। तो एंटीना, चलिए एंटीना का कनेक्शन कैसे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो 2 टिप यहाँ पे बने हुए हैं, इसको ऐसे रखने पर यहाँ पे टच हो जाएंगे और इसका जो सिग्नल है एक कंपोनेंट के होते हुए इस RF केबल में आएंगे और इस RF केबल से होते हुए और मेन बोर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें एंटीना का सिग्नल का कैसे फ्लो होता है पता चल जाता है और रिंगर कैसे काम करता है वो भी पता चल गया। ये है चार्जिंग कनेक्टर, जो चार्जर को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह के एक कनेक्टर को हम माइक्रो USB कनेक्टर बोलते हैं। और एक दूसरा कनेक्टर होता है जिसे हम टाइप C कनेक्टर भी बोलते हैं। तो आगे मैंने पार्ट का नाम लिखा हुआ है, मैं अभी भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरह के जो यूनिसाइड मतलब किसी भी साइड से जोड़ा जा सकता है उसको हम माइक्रो USB कनेक्टर, इसको हम माइक्रो USB बोलेंगे, इसको हम टाइप C कनेक्टर बोलेंगे। तो इसमें आपको चार्जर मिला के जोड़ना होता है। इसमें आप किसी भी डायरेक्शन से चार्जर को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे चलिए मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे चार्जर है, ये टाइप C चार्जर है इसी तरह का। तो चलिए इसको मैं ऐसे जोड़ दिया, या इसको हम रिवर्स निकाल के दूसरे साइड में करके भी इसको जोड़ सकते हैं। तो इसका डबल कनेक्शन में किसी तरह से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है टाइप C कनेक्टर। और इस तरह के केबल को टाइप C केबल या टाइप C चार्जर केबल, चार्जिंग केबल आप बोल सकते हो। और इस तरह का जो ट्रेडिशनल जो सभी के फ़ोन में होते हैं तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, या इसमें जो केबल लगते हैं तो उसको माइक्रो USB चार्जिंग केबल हम बोलते हैं। तो सबका नाम भी आपको पता हो तो बेहतर, नाम भी आपको मालूम होना, टेक्नीशियन को सभी का नाम भी जानना ज़रूरी होता है। और इस चार्जिंग पोर्ट के बगल में माइक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये माइक है जो हमारे साउंड को अंदर लेने का काम करता है। तो एक फ़ोन में
जो माइक होते हैं, या इसे हम माइक्रोफिल्म भी कहते हैं, माइक्रोफोन या माइक कहते हैं, शॉर्टकट में इसका शॉर्ट नेम माइक है, और जो फुल नेम है इसका वो है माइक्रोफोन। तो फ़ोन का जो मेन माइक होता है, जो कॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो ये है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो हमारा फेस यहाँ पे पड़ता है और हमारे साउंड को माइक लेके अंदर सेंड कर देता है। तो ये है मेन माइक। और किसी किसी में आपको कैमरा के पास भी एक अलग माइक देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, इसको खोलेंगे फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो दूसरा माइक कैमरा माइक है या नहीं है। किसी किसी में आपको यहाँ पे भी एक माइक दिखाई देगा, तो उसको हम बोलेंगे कैमरा माइक। तो कैमरा माइक ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक कॉल माइक हर एक फ़ोन में होना ज़रूरी है। इसमें इस तरह का माइक है। तो इस तरह के माइक को आईसी माइक भी बोला जाता है, आईसी के शेप में होता है, या डिजिटल माइक भी बोला जाता है, या क्रिस्टल माइक भी बोला जाता है इस तरह के माइक को। और भी माइक के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उस माइक का जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको सभी टाइप के माइक दिखाऊंगा, उसको कैसे चेक करना है, उसका रिपेयरिंग कैसे करना है, सभी का इन्फॉर्मेशन आपको माइक से रिलेटेड थर्ड वीडियो आएगा हमारा, उसमें आपको मिलेगा। तो इस तरह के जो पार्ट है उसे हम माइक बोलेंगे। और इस बोर्ड को आप आसानी से निकाल सकते हो, जैसे स्क्रू खोल लेने के बाद ये बोर्ड आप आसानी से निकाल सकते हो। इस फ्लेक्स केबल को आपको अलग कर देना है। और अगर किसी कारण से आपका एक बोर्ड भी डैमेज हो जा रहा है, जैसे आप काम करते वक्त मतलब ये बोर्ड ही टूट गया, या कोई कारण से निकालने या लगाने के दौरान इसमें कोई भी डैमेज आ जा रहा है, तो ये बोर्ड को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। ये बोर्ड भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिलता है। मतलब बोर्ड का कॉस्ट आपको लगभग 150 से लेकर 200 रुपीज़ के बीच में आपको ये बोर्ड मिल जाता है, और इसको आप चेंज करके मतलब इसका रिपेयरिंग कर सकते हो। अगर कस्टमर से आप अगर ज़्यादा पैसे लेना चाहते हो तो कस्टमर को आप मतलब डायरेक्टली बोर्ड चेंज करके इससे हाई प्राइस भी ले सकते हो। लेकिन अगर नॉमिनल चार्ज लेना चाहते हो, तो मन चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ चार्जिंग को भी चेंज कर सकते हो, माइक का प्रॉब्लम है तो माइक को भी चेंज कर सकते हो। और एंटीना का जो है, तो एंटीना कभी भी ख़राब होने वाला पार्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, सेटिंग का, क्लीनिंग का, कंपोनेंट का इश्यू होता है, आरएफ केबल का इश्यू होता है, तो उसका भी सोल्यूशन आप कर सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको जोड़ देता हूँ। इसके पीछे साइड में देख सकते हो कोई भी पार्ट यहाँ पे हमारे यूज के लिए नहीं है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और इसका जो एंटीना है, या इसका जो एंटीना पैड है, उसको मैं यहाँ पे जैसे फ़ोन को फिटिंग करते वक्त आपको इसका जो फिटिंग अच्छे से प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर फिटिंग जरूर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका जो हाउसिंग है वो मतलब ऊपर उठ जाएगा, फ़ोन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप फ़ोन को अच्छी तरह से फिट कर सकते हो। फिलहाल मैं एक स्क्रू डाल दे रहा हूँ और आगे का इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जिससे जो वीडियो है वो बहुत लंबा ना हो। वैसे ही वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन मेरा पर्पस है आपको जितना डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उतना डिटेल देने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बोर्ड का जो मेन बोर्ड है उसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसका आगे का स्पीकर कहाँ पे है, और क्या क्या पार्ट हम इस फ़ोन में हम देख पाते हैं। तो चलिए इसका जितने भी स्क्रू है उसको मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये फ़ोन पहले खुला हुआ नहीं है, इसका नॉलेज आप कैसे ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एक स्टिकर लगा हुआ है। तो ये वारंटी स्टिकर होता है, इसके अंदर एक स्क्रू होता है। तो फ़ोन पहले अगर खुल चुका है तो ये स्टिकर निकल गया होता है, अगर फ़ोन पहले नहीं खुला है तो ये स्टिकर नहीं निकला। मतलब नीचे के हिस्से में खुल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोर्ड निकला है या नहीं है, इसमें कोई रिपेयरिंग हुआ है नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए इस स्क्रू को बाहर कर लेते हैं। और स्क्रू का साइज़ अगर अलग मिल रहा है आपको तो उसका याद रखना है, जैसे छोटा स्क्रू कहाँ पे निकल था, बड़ा स्क्रू कहाँ पे है, उसका
उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको रखना होता है, क्योंकि बाद में फिटिंग करने के टाइम में आपका इश्यू आ सकता है अगर स्क्रू का साइज़ अल्टर हो गया। क्योंकि अगर छोटे स्क्रू के जगह पे अगर बड़े स्क्रू आप डाल देते हो तो उसको टाइट करने के चक्कर में जो डिस्प्ले और टच है उसमें छेद हो जाता है। पीछे से स्क्रू क्या करता है, ज़्यादा ठेल देता है और आपका डिस्प्ले और टच क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। तो उस टाइम में आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि जो बड़ा स्क्रू है उसको जहाँ से वो निकला है वहीं पर रखना है, और जो छोटा स्क्रू है जहाँ से निकला है वहीं पर आपको रखना है। अगर आप चेंज करते हो तो उसके चलते आपका फ़ोन डैमेज होने का चांस भी रहता है। तो दोस्तों चलिए इस कनेक्टर को निकालते हैं। इसमें एक और स्क्रू बाकी रह गया है, तो इसको भी खोल लेते हैं। और इस पैड को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो वाईफाई और ब्लूटूथ वाला जो एंटीना पैड है उसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर ये नहीं निकल रहा है तो फिर हम इस तरह का ओपनर टूल का यूज़ करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। धीरे से आपको निकालना है, ज़्यादा इसमें प्रेस नहीं देना है। स्क्रू चेक कर लेना है, कहीं पे स्क्रू बाकी रह गया तो स्क्रू को चेक करके अच्छी तरह से खोल लेना है, और खोलने के बाद आप निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा हाथ का बैलेंस होना ज़रूरी होता है, ज़बरदस्ती पावर लगा के आपको नहीं निकालना है। अगर पावर लगा के निकालोगे तो एक क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एंटीना का कनेक्शन के लिए यहाँ पे 3 लेग बना हुआ है, यहाँ पे भी 3 लेग बना हुआ है, और यहाँ पे भी उसको लेग के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे टिप बने हुए हैं। तो हम इस तरह से रखने पर क्या होगा, इसका कनेक्शन बोर्ड के साथ यहाँ पे हो जा रहा है। तो इस तरह से ये हो गया एंटीना, वाईफाई ब्लूटूथ वाला एंटीना। इसमें और कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद आप चलिए आगे का स्पीकर, इस पूरे बोर्ड को निकालने के बाद दिखाई देगा हमें। तो पहले हम जितने पीछे का पार्ट है वो सभी का पहचान कर लेते हैं। माइक का पहचान मैंने आपको करा दिया है। कैमरा माइक यहाँ पे फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अगर दिखाई देगा पिछले साइड में अगर है होना चाहिए इसी पोजीशन में, लेकिन फ़िलहाल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसी दूसरे बोर्ड में हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ मेन ही माइक या कॉल माइक हमें दिखाई दिया। उसके बाद कैमरा का पहचान कर लेते हैं। ये है कैमरा, इसको हम बोलेंगे बैक कैमरा या मेन कैमरा या रियर कैमरा भी हम बोल सकते हैं इसको। तो इसको सबसे आसान होता है इसको निकालना। इस तरह से इसका कनेक्शन छुड़ा अलग कर देना है आपको, और अलग कर देने के बाद इस कैमरा को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। नीचे सभी में टेप लगा के थोड़ा सा या ग्लू लगा के इसको चिपकाया गया होता है, तो आपको थोड़ी सी सावधानी से निकलना है, डैमेज ना हो जाए, लेकिन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और एक कनेक्टर का भी आप ख्याल कर सकते हो, जैसे कनेक्टर किस टाइप के होते हैं। एक इस तरह के कनेक्टर है जो सिंपली हम प्रेस कर देने पर इस तरह से ये कनेक्ट हो जा रहे हैं, और दूसरा कनेक्टर इस तरह के हैं जिसमें जो लॉक होते हैं फ्लेक्स का, इसका फ्लेक्स कनेक्टर को इसमें लॉक किया गया होता है। तो हमें इससे ऊपर उठाना होता है, ऊपर उठाने के बाद इसको हमें बाहर खींचना होता है, और एक क्या होता है निकल जाता है। तो इस तरह से हम फ्रंट कैमरा का भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो फ्रंट और बैक कैमरा रिप्लेस करना बहुत ही आसान है। तो कैमरा से रिलेटेड इश्यू आ रहा है तो आपको इसको चेंज करना होता है। पहले सेटिंग, क्लीनिंग, उसके बाद इसका रिप्लेसमेंट। इसको चेक किया नहीं जा सकता है, मल्टीमीटर से आप इसको टेस्ट करके इसमें फॉल्ट है या नहीं है इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसको आपको रिप्लेस करके ही देखना होता है। तो कैमरा आपको पता चल गया। उसके बाद चलिए वाइब्रेटर और मोटर का पहचान करते हैं। वाइब्रेटर और मोटर, तो ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ये है वाइब्रेटर और मोटर, जो मोबाइल में वाइब्रेशन देने का काम करता है। और इस फ़ोन में इस तरह का वाइब्रेटर लगा हुआ है। तो वाइब्रेटर आपको 2 तरह के दिखने को मिलेंगे, एक इस तरह से राउंड शेप में या बैटरी के शेप में देख सकते हो आप। बैटरी टाइप के वाइब्रेटर है, और ये है एक मतलब इस तरह का वाइब्रेटर। मतलब 2 तरह के वाइब्रेटर आपको दिखाई देंगे। किसी